बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के साथ चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज एक टॉपिक हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक को समझ के फिर हम आगे दूसरे टॉपिक की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, हमारा आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कल हमने डिटेल से पढ़ा कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर को स्केलर से कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो और वेक्टर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे स्केलर से डिफरेंशिएट करवाती हैं और डिफरेंट बनाती हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है कि वेक्टर भी मिल गया, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। लेट्स सपोज इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास चंद एक लोग हैं, उनमें से आपने ये डिस्टिंग्विश करना है कि स्टूडेंट्स कितने हैं और आम लोग कितने हैं, तो आप सबसे पहली चीज़ जो देखेंगे कि उनमें कितने लोगों के पास यूनिफॉर्म है। एक ख़ास यूनिफॉर्म होगा किसी भी अदारे का। इसी तरह वेक्टर भी उस स्टूडेंट की तरह है कि जिसके पास कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिन क्वालिटीज़ की वजह से वो दूसरी चीज़ों से दूसरी क्वांटिटी से डिफरेंशिएट करवाता है। जैसे सबसे पहली चीज़ यहाँ मैंने लिखी है दैट इज़ अ सिंबल। अब बेटा, सिंबल के अंदर किताब में जो चीज़ मेंशन है दैट इज़ द बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बॉल पेन है, इस बॉल पेन के साथ मैं ये लिख रहा हूँ ए, ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास किताब के अकॉर्डिंग ये स्केलर को शो करेगा। और जब मैं इसी को किसी इस तरह से लेटर के साथ लिखूँगा दैट इज़ अ ए इज़ अ वेक्टर हेयर। लेकिन बेटा, ये कन्वेंशन कोई ज़्यादा अच्छी कन्वेंशन नहीं समझी जाएगी, क्योंकि देखें, आप बेसिकली पेपर कर रहे होंगे तो आप बार बार बोल्ड करने की तरफ जाने से बेहतर है कि आप एक ऐसी टेक्निक अपनाएं जो आपको हेल्प आउट भी कर सके और एक रैपिड हेल्प हो। तो इसलिए आप बोल्ड लेटर की बजाय आप जर्नली एक लेटर ले लीजिए और लेटर के ऊपर आप लोग इस तरह से ये साइन लगा लीजिए दैट इज़ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कुछ किताबों में ये चीज़ भी मौजूद है कि आपके पास नीचे लाइन लगी होती है और कुछ किताबों में ये लाइन कुछ इस तरह से भी होती है, ठीक है। तो बेटा, कुछ किताबों में ये चीज़ ऐसे आप देखेंगे तो ये एक गलत चीज़ है बेसिकली, क्योंकि ये ऊपर जो लाइन है, जो सिंबल है दैट इज़ द सिंबल ऑफ लाइन। जब आप किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हो, ये आपके पास सिंबल आप तब यूज़ करते हो, ठीक है जी। अब बेटा, अगर आपके पास कोई बोल्ड ए नहीं, इस तरह नहीं लिखा हुआ, तो आप अगर ऐसे लिखा हुआ आता है या फिर आपके पास ऐसे लिखा हुआ आता है दैट इज़ नॉट अ वेक्टर, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप बेसिकली उसका मॉड निकालते हो, मॉड्यूल जिसे आप कहते हो, मॉड निकालते हो तो आपके पास वेक्टर निकल आता है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकल आती है। यहाँ तक एक चीज़ हो गई। दूसरी है कि हमारे पास ग्राफिकल मेथड। बेटा, ग्राफ का वर्ड जब आता है तो आप देखें इस तरह से आप ग्राफ बनाते हो, दो लाइनें लगाते हो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे बेसिकली ग्राफ का ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, वो इन लाइंस के साथ है। अब यहाँ पे देखो कि ग्राफिकली अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, यानी हम कहते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे और इस लाइन के एंड के ऊपर एक एरो साइन लगा देंगे। बेटा जी, देखिएगा कि इस लाइन के पास जो लेंथ है, यानी जितनी लंबी ये लाइन है, ये लेंथ उसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको, मैग्नीट्यूड को, ठीक है जी। अब जब ये लाइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है तो इट मीन्स व्हाट इज दिस देन। तो बेटा, ये जो एरो साइन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक होगी बात। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे एक सवाल आता है कि लेट्स सपोज आपको किताब के अंदर कहा जाता है कि एक 50 मीटर ईस्ट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपके पूरा जो वाइट बोर्ड है इवन वो भी 50 मीटर का नहीं होगा, वो भी इससे छोटा होगा। तो बेटा, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग। स्केलिंग कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है कि आप सपोज करें 1 सेंटीमीटर को मान लेते हैं कि वो किसके इक्वल है,
वो 10 मीटर की लाइन के इक्वल है, और आप 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा के उसको 50 मीटर शो करवा सकते हैं इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी। अब बेटा अगर वेक्टर, इस एक वेक्टर ये है हमारे पास, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, ये दोनों बेसिकली एंटी पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और ये डायरेक्शन में अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि ये वाली बात आपके जहन में बैठ चुकी होगी। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज़ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखने से पहले हम चंद बातें देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा? आपने देखिए, जब आप किसी जगह जा रहे हैं, कहीं जाएंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपको अगर उस जगह का नहीं पता कहाँ जाना है, किस रास्ता क्या है, तो आप किसी से पूछेंगे और वो आपको किस तरह से समझाएगा। वो समझाएगा कि फ़लाँ जगह पे जाएं, वहाँ से जाके इस तरह से टर्न लें, वहाँ से इस तरफ जाएं तो आप फ़लाँ जगह पे पहुँच जाएंगे। ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, जो पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट बेसिकली, या कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ वर्ड पढ़ेंगे, वो हमारे पास बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। अब वो सेट ऑफ पॉइंट्स क्या करते हैं? वो आपके पास हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए? लोकेट करने के लिए। किस चीज़ को? टू एनी ऑब्जेक्ट इन, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक होगी बात। अब आपके पास दूसरे नंबर पे बेटा, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ। व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस? क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस पता होगा तो ही मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँगा, तो आपको समझ आएगी। बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमारे पास एक्सिस का वर्ड जो है, ये इसका मतलब होता है लाइंस। वो लाइंस हैं कि जो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये लाइंस हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, कि जिनकी मदद से आप लोकेट करते हो पॉइंट को। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे वो सेट ऑफ लाइंस हैं जिनकी मदद से आप क्या कर रहे हो? किसी भी ऑब्जेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस जो है लोकेट कर रहे हो। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये बेसिकली हमारे जो ज़हन में है दैट इज़ एक्स एक्सिस, दैट इज़ वाई एक्सिस। दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा बेटा, अब देखें, अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं इसको? सबसे पहली चीज़ कि देखें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल जैसा बिहेवियर है कि जिसके अंदर दो साइड्स या दो लाइंस हैं, बेसिकली वो एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। अब आपके पास, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप कहते हैं कि ऐसा सिस्टम, बिकॉज ये बेसिकली एक सिस्टम का नाम है ना, कि जिसके अंदर परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। लेकिन इस डेफिनेशन को लिखने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले होते क्या हैं। ये परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरे पास, और ये परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं ये मीट करते हैं कहाँ पे? मीट ऑन ओरिजिन। जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं वो ओरिजिन कहलाता है। अब ओरिजिन जो है, ना तो इधर से एक्स एक्सिस में आप एक्स यहाँ पे, ना तो आप एक्स की तरफ गए हुए हो ना वाई की तरफ, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 हैं। अब उसके लिहाज से जब आप एक्स में जाएंगे, वाई में जाएंगे, तो वो पॉइंट्स डिफाइन कर लेगा। ठीक होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका एक और नाम है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, इसको एक और नाम देते हैं, इसको हम यहाँ पे बेसिकली नाम देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम, ऐसी जगह जिसमें कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट जो है वो टेकन की जा रही है, मेजरमेंट ली जा रही है विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट। यानी वो पॉइंट जिसके लिहाज से, वो जगह जिसके लिहाज से हम
क्या कह रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, ये हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ तक 3 पॉइंट्स आपको समझ आ जाने चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, वो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली हमारे पास कि हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हों, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हों, तो फिर क्या होता है बेटा, फिर प्लेन बनता है। ये इसको कहते हैं हम प्लेन। और उस प्लेन के अंदर हम क्योंकि वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होती है। तो आपके पास पहले आप एक वेक्टर लेते हो, उस वेक्टर के साथ एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल लोगे जो कि बनेगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। यानी प्लेन के अंदर डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, बाय थीटा एंगल विच रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब सवाल है बेटा कि वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई नॉट नेगेटिव एक्स एक्सिस, या वाई नॉट वाई एक्सिस। तो बेटा इसका जहन में जवाब रखिएगा कि हम लोग जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डील करते हैं दैट इज़ द राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर आप हमेशा अपने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से अपने हाथ को इस तरह लेके जा रहे हैं। तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर इधर से हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव से, ठीक है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास बेसिकली राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से ये एंगल जो है क्या हो रहा है, वो बन रहा है, वो एंगल राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम कंसिडर कर लेते हैं, समझा देता हूँ पॉइंट, फिर आगे बढ़ता हूँ। कि सपोज़ करें कि मेरे पास ये पॉइंट P है, इसके अगर कोऑर्डिनेट 2 हैं और 3 है, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है हम एक्स एक्सिस में ये x को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट, और ये y, यानी कोऑर्डिनेट के अंदर जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस की लेंथ को मेजर करेगा और दूसरा y को। कहता है कि अगर आप x के अंदर चलें कितना, इतना 2 मीटर, और y के अंदर चलें आप 3 मीटर, तो तब जाके आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने होते हैं, 2 और 3 है। ठीक है जी। अब लास्ट पे सिर्फ एक लास्ट बात करके हम आगे बढ़ते हैं, और वो लास्ट बात क्या है, वो लास्ट बात ये है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 हो जाएं, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 होते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्पेस बन जाती है। और स्पेस के अंदर अगर हमने वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मैं इसी जगह पे इसको करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इसी कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझ आ जाए। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरे पास दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरे पास तीसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये वेक्टर सपोज करो यहाँ बना हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर। अब एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज, वाई के साथ एंटी क्लॉकवाइज, और जेड के साथ आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं लोगे, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 3 डायमेंशंस के अंदर ये बाउंड्री नहीं है हमारे पास कि हमने जो है एंटी क्लॉकवाइज लेना है, वहाँ पे हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। एक्स और वाई के दरमियान जो एंगल बनेगा, जो लाइन के दरमियान बनेगा वो अल्फ़ा, और वाई और इसके दरमियान जो एंगल है ये बीटा, और ये जी और लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट इज़ गैमा। तो ये हमारा आज का बेसिकली लेक्चर है जिसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें सीखी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके अलावा भी 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक काम था वो इसी के साथ था। इसलिए हम लोग आज के लेक्चर में हमने जो मेन फोकस रखा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे रखा। इसके अलावा कोई सवाल अगर आपके जहन में रहता है तो उस सवाल को आप ज़रूर जो है वो शेयर यूट्यूब पे आप जो है क्वेश्चन के अंदर कमेंट में आस्क कर सकते हैं। थैंक यू जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।